तो ये तो अक्सर सुनने को मिला करता है कि बजट लोगों के हिसाब से नहीं, कुछ लोगों के हिसाब से है, या फिर ये कहा जाए कि बजट तो बहुत बेहतर है, इससे पहले ऐसा बजट नहीं आया। एक तरफ बजट को कहा जा रहा है कि युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, उनको सशक्त करने के लिए है। आत्मनिर्भर भारत की झलक इस बजट में है। विकसित भारत का जो संकल्प लिया गया है वो इस बजट से और मजबूती के साथ आगे बढ़ता नजर आएगा। तो दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि यह बजट हो सकता है कि जनता को कुछ फायदा पहुंचा दिया जाए, लेकिन लक्ष्य कुछ उद्योगपतियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। हमारे साथ एक बहुत ही खास पैनल जुड़ चुका है। चर्चा की शुरुआत करते हैं और गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह के आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है बजट को लेकर, उसमें किस तरह की बातें और जुड़ सकती हैं, हट सकती हैं, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से राकेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से योगेश सिहाग जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ गुरदीप सिंह जी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार राजन जादव साहब से। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। गुरदीप जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों की हम लोगों से ज्यादा गहरी नजर होती है जब इन नंबर्स की बात होती है, इनकम्स की बात होती है, तो लोगों का फोकस सबसे पहले आप लोगों के पास होता है। सर, किस तरह से देखें? पॉलिटिकल बयानबाजी तो अक्सर होती है, लेकिन जिस तरह से इस बजट में ऐलान किए गए हैं, चाहे वो टैक्स को लेकर बड़ी बातों का जिक्र हुआ कि 12 लाख तक पर इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्या उसमें कुछ छिपा हुआ है? जिस तरह के जिक्र होने चाहिए था क्या वैसे ही रहा? कितनी राहत पहुंचाने वाला है ये बजट, और कितनी राहत मिल सकती थी जो नहीं मिली? नमस्कार सभी दर्शकों को और प्रवक्ताओं को, मेरे साथी जनों को। मैं ये कहूँगा, इस बारी का बजट, मैं आपके चैनल पर भी काफ़ी समय से आ रहा हूँ, कई और 10-15 सालों से हम बजट का विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं देखूंगा कि आज का बजट थोड़ा डिफरेंट है। थोड़ा डिफरेंट इन द सेंस कि मैं अगर प्री बजट की बात करूं तो मैं उस समय यही मुद्दा उठा रहा था कि भी मिडिल क्लास और मिडिल इनकम ग्रुप को बेनिफिट दिया जाए, सैलरीड एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट दिया जाए, और बाकी दूसरे मुद्दे थे। मेन मुद्दा ये था क्योंकि ये अभी हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि हम इकोनॉमी भी हमारी डाउन चल रही है आज की डेट में जी, और डॉलर्स के अगेंस्ट हमारा रुपया भी गिरा हुआ है और मार्केट भी डाउन चल रही थी। और इसके बाद सबसे त्रासदी वाली यही थी कि मिडिल क्लास का जो ग्रुप है उसको कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं था। तो मैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट पहले टैक्सेशन की बात करूं तो आज भी पूरे दिन जो मुद्दा रहा जी, वो 12 लाख की टैक्स एग्जाम्पशन के ऊपर रहा। मैं एग्जाम्पशन नहीं कहूँगा, एग्जाम्पशन तो 4 लाख तक की है। ये भी एक छिपा हुआ चीज़ है कि जो पहले 3 लाख की एग्जाम्पशन थी वो भी एक 4 लाख की होगी अगर हम टैक्सेशन की बात करते हैं। और 12 लाख तक का जो टैक्स है आफ्टर रिबेट, 87 सेक्शन होता है, सेक्शन 87 होता है, उसकी रिबेट के बाद ये तकरीबन पूरा का पूरा टैक्स फ्री हो जाता है। और सैलरीड एम्प्लॉय के लिए तो ये 12,75,000 है जी। और इसमें एक और चीज मैं ऐड कर दूं, अगर सैलरीड एम्प्लॉयज के उसमें एम्प्लॉयर ने एनपीएस में भी उसको कंट्रीब्यूशन किया है तो ये 13,25,000 होता है। अच्छा, इसमें कुछ छुपा नहीं है। ठीक, ये बिल्कुल सही बात है कि 12 लाख तक की, 12,75,000 तक की अगर आपकी सैलरीड इनकम है प्लस 50,000 का अगर एनपीएस पे कंट्रीब्यूशन है तो कोई टैक्स नहीं है जी। और अगर आप नॉन सैलरीड पर्सन है तो 12 लाख तक हमने वर्ड जरूर याद रखना कि 12 लाख तक, अगर 12 लाख से ऊपर जाता है जी, तो फिर आप वो स्लैब के बेसिस पे आते हैं कि 4 लाख का स्लैब इतना है, 8 लाख का इतना है, 12 लाख का इतना है। तो नो डाउट अगर आप 12 लाख तक भी हैं तो भी आपको इसमें टैक्स में रिलीफ मिला है, और अगर आप 12 लाख से ऊपर भी चले गए हैं तो भी आपको स्लैब वाइज कहीं ना कहीं इसकी सेविंग्स हुई हैं। अगर आप आने वाले समय में कहूँगा तो मैं उसकी सेविंग्स का भी बता दूंगा कि 12 लाख तक के लिए कितने सेविंग्स होगी, 60,000 की होगी, और 13 लाख तक के लिए 25,000 की हो जाती है, 15 लाख तक के लिए 70,000 हो जाती है, और 25 लाख तक के लिए जैसा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में कहा कि 1,10,000 के करीब हो जाती है। तो इसमें ये ब्लैंकेट एग्जाम्पशन नहीं है, ये आफ्टर रिबेट है। और इस एग्जाम्पशन या इस रिबेट की वजह से एक्सपेक्टेशन ये है कि तकरीबन 1 लाख करोड़ का फंड्स जो करदाताओं का बचेगा, वो उनकी चॉइस है कि उसको कैसे यूज़ करते हैं, सेव करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि सेविंग के ऊपर बजट्स में फोकस नहीं किया गया, क्योंकि ये सारा न्यू रिजीम में आ रहा है, न्यू टैक्स रिजीम में आ रहा है। ओल्ड टैक्स रिजीम तो ऑलमोस्ट कह लो कि अब डेड बॉक्स में जा रही है, वेंटिलेटर पे है कह लो कि उसके ऊपर
ऑलरेडी 2/3% तो ऑलरेडी न्यू रिजिम में पहले ही जा चुके हैं। अब बाय डिफॉल्ट जो रिटर्न फाइल करने का आता है वो न्यू रिजिम का आता है। अगर आपको ऑप्ट करनी है ओल्ड रिजिम तो आपके लिए उसके लिए स्पेशल फॉर्म फिल करना पड़ता है। अनलेस एंड अनटिल किसी की सेविंग्स या वो चीज़ें ज़्यादा हैं 5-6 लाख की हैं तो शायद कंपैरिजन होता है, वो एक्चुअल कैलकुलेशन के बाद ही लेता है। लेकिन ये 12 लाख का जो बेनिफिट है ये ज़रूर करदाताओं को मिल अच्छा रहा सर, है। इसमें एक चीज और मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये तो क्लियर है कि 12,75,000 तक सैलरीड जो पर्सन है उनके लिए कोई भी टैक्स नहीं है। अच्छा, एक चीज ये आ रही थी कि रिटर्न तो भरना होगा, तो जो रिटर्न भरना होगा फिर वो रिफंड मिल जाएगा, फायदा पूरा हो रहा है, ये तो है? नहीं, देखो अच्छा। 2 चीजें होती हैं। हाँ। एक होता है कि आपकी इनकम एग्जम्प्ट है, हाँ। या आपको टैक्स नहीं लग रहा। हाँ। हम तो एज अ प्रोफेशनल अभी भी आप देखें कि इंडिविजुअल लेवल पे या टोटल 8-9 करोड़ लोग हैं जो टैक्स फाइल करते हैं जी। लेकिन टैक्स तो जो दे रहे हैं एक्चुअल में वो 1.5-2 करोड़ ही है। ठीक है। इनकम पे टैक्स ना लगना इसका मतलब ये नहीं कि आपने रिटर्न नहीं फाइल कर दिया। हाँ। हम वैसे सजेस्ट करते हैं कि आप अपनी रिटर्न जरूर फाइल करिए, क्योंकि उसके टैक्स ना देने के बावजूद भी आपके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बेनिफिट्स ही हैं। आप बैंक में जा रहे हैं, आपको लोन चाहिए, आपको वीजा जाना था, आपके इनकम टैक्स की वो चीजें हैं। तो अगर किसी का, अब तो देखो टीडीएस के भी स्लैब्स थोड़े से बढ़ गए हैं। जो रेंटल इनकम थी, जो 2,40,000 रुपए जिसके ऊपर टीडीएस कट जाता था वो 6 लाख हो गया जी। सीनियर सिटीजन के लिए जो 50,000 का था 1 लाख हो गया। टीडीएस के रेट्स में भी फर्क पड़ा। तो अगर आप उस सपोज आपका 7 लाख के रेंटल इनकम है और आपका टीडीएस कट गया क्योंकि आप 6 लाख तक की लिमिट है, लेकिन आप 12 लाख तक की आपकी इनकम एग्जेम्प्ट है, लेकिन आप रिटर्न फाइल करिए और अपना रिफंड क्लेम करिए। जो टीडीएस कटना एक अलग चीज है और इनकम टैक्स की एग्जेम्पशंस और रिबेट अलग चीज है। इसका मतलब यह नहीं कि आपने रिटर्न नहीं फाइल करनी, रिटर्न फाइल करो और अपना जहां पे टैक्स कट गया उसका रिफंड लो। राजन जादौन जी। हाँ जी। जादौन साहब, एक बात जो मध्यम वर्ग को लेकर आती है बार बार, अक्सर हम सुना करते थे कि बजट में मध्यम वर्ग को ध्यान में नहीं रखा जाता, मिडिल क्लास को ध्यान में नहीं रखा जाता, तो इस बार उस पर फोकस कर दिया गया। और राजनीतिक विश्लेषक आप हैं, इस बजट को काफी कुछ राजनीति से भी जोड़ा जा रहा है। जब बिहार का जिक्र किया गया कि बिहार पर ही फोकस क्यों रहा, तो वो चुनाव की वजह से रहा। मध्यम वर्ग की अगर बात आ गई तो पूरे देश के मध्यम वर्ग को फायदा मिलेगा, लेकिन दिल्ली इलेक्शन को लेकर जो अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी कि मध्यम वर्ग को फोकस करना चाहिए बजट में, तो वहां पर अब शायद हो सकता है कि वहां पर अब वो और कोई सवाल ना करें इसको लेकर। नहीं, देखिए कि संसद सत्र शुरू हुआ तो संसद के दोनों सदनों की बैठक को राष्ट्रपति जी ने संबोधित किया, द्रौपदी मुर्मू जी ने। तो उनके अभिभाषण में मध्यम वर्ग को विशेष फोकस करके संबोधित किया गया था। उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग का देश के विकास में बहुत योगदान है। उससे कुछ संकेत मिल रहा था कि बजट आने वाला है दूसरे दिन ही, तीसरे दिन, और इसमें लगता है कि सरकार मध्यम वर्ग के लिए कोई राहत लेकर आएगी। लेकिन इसके जो मल्टी डायमेंशनल है, ये एक पहलू नहीं है कि वो राजनीतिक कारणों से आ गया। राजनीतिक कारण तो है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहा है, 5 फरवरी को मतदान होना है, तो वहां जो है, जो कन्फ्रंट कर रही है, जो एनकाउंटर कर रही है बीजेपी को, वो आम आदमी पार्टी कर रही है। उनके नेता ने मध्यम वर्ग का मुद्दा उठा दिया था जी। तो और इसके अलावा ये भी था कि दूसरा पहलू है कि इकोनॉमी भी बहुत डाउन जा रही थी जी। देखिए, जो फोरकास्ट था ये 2024-25 के सत्र में, वित्तीय सत्र में, जो विकास दर की या वृद्धि दर की जो फोरकास्ट थी पहले रिजर्व बैंक की तरफ से और जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी तरफ से 7.2% की थी। लेकिन फिर जिस तरह से मंदी आई है, बाजार में मंदी है, मैन्युफैक्चरर सुस्त हो गए और एक्सपोर्ट कम हो रहा है और इंपोर्ट बढ़ रहा था, उसको देखते हुए ये बहुत एक मजबूरी हो गई सरकार के सामने कि आम लोगों की जो क्रय शक्ति है, आम आदमी के जेब में पैसे का होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं है तो फिर ये घरेलू जो खपत है वो बिल्कुल बंद रहेगी और हाल ये रहेगा कि जो अर्थव्यवस्था का जो पहिया चलना चाहिए कि उत्पादन हो, माल की सेल हो और फिर उत्पादन हो, तो वो बिल्कुल ठप हो जाएगा और गिरावट का दौर आगे और नीचे आ सकता है। तो इसलिए सरकार ने ये फैसला किया कि मध्यम वर्ग की जेब में कुछ पैसा रहना चाहिए। तो उन्होंने जो एक लिमिट बढ़ाई है, जो 12 लाख तक का जो उन्होंने टैक्स छूट दे दी है इनकम टैक्स में, जो डायरेक्ट टैक्स है उसमें छूट है, बाकी तो इनडायरेक्ट टैक्स में भी छूट मिलनी चाहिए थी, वो बजट में कहीं दिखाई नहीं देती। जैसे आम आदमी के जरूरत की जो चीजें हैं, जो मिडिल क्लास से भी लोअर हैं, जैसे एपीएल भी कह सकते हैं उसको, बीपीएल भी कह सकते हैं,
उनके लिए जो खाद्यान्न है और दूसरे खाने पीने की वस्तुएं हैं, इनके टैक्स छूट मिलनी चाहिए थी, या बहुत सारी वस्तुएं ऐसी भी हैं जिनको टैक्स फ्री भी रखा जा सकता है। जी। लेकिन सरकार ने वो सब उतना व्यापक रूप से नहीं किया है। सिर्फ मिडिल क्लास को एक तरह से पॉलिटिकली भी और थोड़ा इकोनॉमिकली भी उन्होंने बूस्ट करने की कोशिश की है कि इकोनॉमी को स्पीड मिले, क्योंकि इकोनॉमी में अगर इस तरह से ठहराव आ जाएगा, मंदी आ जाएगी, तो ये बड़े सपने इन्होंने दिखाए हुए हैं कि 2047 तक आजादी का जो है 100 वर्ष पूरे होने तक विकसित बनाना है भारत को, और तीसरे नंबर की इकोनॉमी में लाना है, अभी 5वें नंबर पर आई है। तो वो फिर सपना इनका कैसे पूरा होगा? देखिए, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक एक्सपर्ट कहते रहे हैं कि ये जो 5 ट्रिलियन की जो अर्थव्यवस्था बनाने की बात करते थे, तो उनका ये कहना, जैसे कि एक्स सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम, उनका कहना था कि डबल डिजिट में होनी चाहिए विकास दर, यानी 10% की रफ्तार से चलनी चाहिए। अगर ये इनको 5 ट्रिलियन बनाना है तो ये रफ्तार मेंटेन कैसे करेंगे? ये तो बहुत नीचे जा रहा था। तो ये सरकार की एक इकोनॉमिक मंजूरी भी है, कुछ पॉलिटिकल कंपल्सन भी है। उन दोनों का ध्यान में रखते हुए इन्होंने मिडिल क्लास को राहत दी है। ठीक है सर। मैं आऊंगा, और रजत मंजेठा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका रजत मंजेठा जी। राकेश शर्मा जी, ये बजट पिछले कई सालों के बजट का अगर हम आकलन करते हैं तो इस बजट की आलोचना करने के लिए बहुत कुछ देखा नहीं गया, यानी वरना शाम होते होते बहुत बजट को लेकर नकार दिया जाता है। राजनीतिक दल एक कि अगर वो इसके खिलाफ अगर 2 लाइन बोल रहे हैं, 5 लाइन बोल रहे हैं, तो 1 लाइन सही भी बोल रहे हैं। जैसे राहुल गांधी ने कहा कि हो सकता है कि पब्लिक को थोड़ा सा फायदा दे दिया जाए, लेकिन उनका फोकस तो कुछ ही उद्योगपतियों के लिए है। एक बात अभी आपने जादव साहब की भी सुनी कि एक मजबूरी भी बन गई, क्योंकि लोगों की क्रय शक्ति खत्म हो गई, तो अब उसको भी मजबूत किया जाए, उभारा जाए, क्योंकि तभी देश की बेहतरी के लिए जो भी हमें कोशिशें करनी है तो वो होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनता का बजट है, लोगों का पहले फोकस रहा करता था सरकारों का खजाना किस तरह से ज्यादा भरे, लेकिन इस बार हमने जनता की जेब में ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे रहे इस पर फोकस किया है। दूसरी तरफ बिहार का जिक्र इस बजट में किया गया, स्पेशल एक ही स्टेट का, तो उसको लोग चुनाव से जोड़ रहे हैं। तो किस तरह से आप इन चीजों का जवाब देंगे? मैं इस मोदी सरकार के 3O बजट का, प्रथम बजट के लिए सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक ऐतिहासिक बजट सरकार ने पेश किया है। देश का जो मध्यम वर्ग था उसके लिए एक इतिहास रचने वाला बजट है। किसानों के लिए भी, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए भी एक सर्वग्राही, सर्वस्पर्शी और एक ऐसा बजट आया है जिसने देश के मध्यम वर्ग के लिए खुशियां लेकर के आया है। और रही बात विपक्ष की, विपक्ष को तो आपको पता ही है, जो दिक्कतें हैं वो दिक्कतें तो रहने वाली हैं, परंतु मोदी जी ने और जो सरकार ने 2047 के अंदर जो आजादी के 100 वर्ष जब पूरे होंगे तो विकसित भारत का जो सपना है उसकी नींव रखने का जो बजट, ये बजट रखा गया है। किसानों का भी आपने देखा कि आपने बताया भी अपनी रिपोर्ट के अंदर कि किस प्रकार से किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड 3 लाख से 5 लाख कर दी, मध्यम वर्ग को 12 लाख रुपए तक की पूरी छूट दे दी है। और ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसको इस बजट के अंदर लाभ नहीं मिलने वाला है। और आप देखेंगे भविष्य में इसका जो सपना लेकर सरकार चल रही है कि 2047 के अंदर विकसित भारत बने, जो 11वीं अर्थव्यवस्था 2014 में थी हमारी, वो आज 5वीं अर्थव्यवस्था है। और इसके बाद तीसरी अर्थव्यवस्था विश्व की भारत बने, इसके लिए इस बजट को रखा गया है। और ये बजट सर्वस्पर्शी है, सर्वग्राही है और हर वर्ग को ध्यान में रखकर रखा है, चाहे उसमें युवा हो, किसान हो, महिला हो, उद्योगों के लिए भी। और अभी मैं आपकी इस रिपोर्ट में देख रहा था कि किस प्रकार राहुल गांधी जी कह रहे थे कि देश के 20-25 अरबपतियों के लिए बजट रखा है। एक्चुअल में कांग्रेस को दिक्कत है, जो कांग्रेस की हालात बनी है पूरे देश के अंदर, उससे ये लोग निराश हैं और उसकी निराशा को ये देश के अंदर भी लाना चाहते हैं। परंतु आज देश का जो मध्यम वर्ग लगाओ, देश का हर वर्ग खुश है इस बजट से, और कांग्रेस की जो अंदरूनी निराशा है उसके माहौल में देश की जनता नहीं जाना चाहती। ठीक है सर। योगेश सिहाग जी, बात में आपने सुन लिया शर्मा जी की। बाकी इसमें तो कोई शक नहीं कि मध्यम वर्ग को वाकई में राहत मिली है,
जिस मध्यम वर्ग को कई बार हम देखते हैं, अक्सर सालों में देखा है बजट की इसको इग्नोर कर दिया जाता, तो इस बार उस पर फोकस किया गया है। किस तरह के इंपैक्ट देखते हैं इस बजट के? बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जो सपना हमने देखा है 2047 में भारत को विकसित बनाने का, ये बजट उसकी नींव है। देखिए नासिर जी, मैं समझता हूं कि जिस तरह से हमारे अभी सीए साहब ने भी बड़ी बारीकियों से समझाया कि मैंने अपनी जिंदगी का जब से मैं देख रहा हूं कि ऐसा बजट पहली बार देखा है जिसमें किसान को, महिला को रोजगार के लिए, कोई नए प्रोजेक्ट्स के लिए, कोई भी नए प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट जिस बजट में ना हुई हो। केवल एक टैक्स स्लैब को आपने इतना आंकड़ों के खेल से उसको इतना घुमा दिया। ठीक है कि थोड़ा सा आपने सैलरीड पर्सन के लिए बेनिफिट दिया है, परंतु वो भी जब 8वां वेतन आयोग लग जाएगा तो वो भी मैं समझता हूं कि वो भी इस स्लैब से बाहर हो जाएंगे। जी जी। जहां तक बात है, आपने किसान वर्ग के लिए, आप एक तरफ तो हरियाणा सरकार कहती है कि हम डबल इंजन की सरकार हैं, हम किसान वर्ग के लिए एमएसपी जो कि केंद्र सरकार के अधीन का मामला है, लेकिन फिर भी वो सरकार नौटंकी कर रही है, प्रदेश की सरकार, फिर उसमें एमएसपी के लिए कोई प्रावधान नहीं किया। किसान इतना कर्जे में दबा हुआ है, कोई किसान का 1% भी कर्जे माफ के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। युवाओं के लिए रोजगार, स्टार्टअप के लिए कुछ भी, युवाओं के लिए रोजगार के लिए इस बजट में कुछ भी नया नहीं है। रेल बजट के लिए कोई प्रोजेक्ट हरियाणा को नहीं मिला। आप देखिए, हरियाणा दिल्ली को बिल्कुल इतना साथ लगता स्टेट है और यहां इतनी अपार संभावनाएं थी रोजगार की और नए इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स की, वो भी जो इनके पुराने थे 10-10 साल से, चाहे एयरपोर्ट की बात हो, हरियाणा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट हिसार की बात थी, अम्बाड़ा की थी, उनका अभी तक केंद्र सरकार की फाइलों में जिक्र तक नहीं है और हरियाणा सरकार 10 साल से उसका 10 बार उद्घाटन कर चुकी है, कोई उसके लिए प्रावधान नहीं है। तो मैं समझता हूं ये बजट घोर निराशाजनक है और आप देखना, मुझे तो हैरानी हुई है। योगेश जी, ये घोर निराशाजनक वाला जो शब्द है, ये क्या हमेशा बजट के लिए, चाहे कोई भी विपक्ष में रहा हो, उसके लिए एक बन चुका है? ये पेटेंट शब्द है कांग्रेस का। मैं राकेश जी, देश में कुछ भी अच्छा होता है तो कांग्रेस निराश हो जाती है। ठीक है सर। गुरदीप जी, मैं आ रहा हूं। जब देश में अच्छा हुआ तब एक मिनट, सिर्फ मैं एक चीज कहना चाहूंगा। योगेश जी, जो मैंने आंसर दिया था कुरैशी जी के क्वेश्चन का, वो 12 लाख के रिलेटेड टर्म के ऊपर दिया था। हाँ। मैंने टैक्स के प्रपोजल्स के ऊपर बात करी थी। अभी इस बजट में मेरे को क्या खामियां लगी हैं, मैं उन चीजों के ऊपर भी आऊंगा। मैंने सिर्फ इनकम टैक्स के प्रोस्पेक्ट्स के बारे में कहा था और वो सबको नजर भी आ रहा है कि वो उन्होंने स्पेसिफिक क्वेश्चन मेरे से इनकम टैक्स का पूछा था, मैं उसके बारे में बता रहा था। वो एक ऐसा सवाल था कि दिन भर यही चर्चा, मैंने बताया ना कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यही रहा। आपका क्वेश्चन वही था, तो मैं उसी के ऊपर जवाब दिया था, उसी के बारे में बात पूरी कीजिए। तो देखिए नासिर जी, मैं जो बात रख रहा था, केवल एक टैक्स स्लैब के अलावा आप मुझे इस बजट में हरियाणा। ठीक है सर, चलिए सर, आता हूं आपके पास। रजत पंजेटा जी, उसको चलाने के लिए प्रोविजन देखिए, पीछे भी इन्होंने बजट में उनको प्रावधान किया, स्पेशल पैकेज दिया, लेकिन मैं बात कर रहा हूं स्पेशल तौर पे डबल इंजन की सरकार की, जो हरियाणा सरकार है। डल्लेवाल साहब इतने दिन से अनशन पे बैठे हुए हैं, कम से कम ये अपने जो हरियाणा के इनके मंत्री हैं अनिल विज जी, उनकी बात ही रख लेते। उन्होंने भी समर्थन किया है उनके अनशन का कि उनकी मांगे जायज है, नहीं मैं भी अनशन पे बैठूंगा। तो हमें हैरानी होती है, किसान और जो 75% हरियाणा में बीपीएल लोग हैं, ये मैं नहीं कह रहा, भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े बोल रहे हैं, उस बीपीएल के लिए इन्होंने क्या राहत दी? 75% कम नहीं होता नासिर जी, हरियाणा में जनता बीपीएल है, इन्होंने 11 साल में जनता को कहां पहुंचा दिया? ठीक है सर, उनके लिए ठीक है, क्या राहत? रजत पंजेटा जी, कैसा रहा बजट सर? देखिए, बजट को बिल्कुल इलेक्शन सेंट्रिक बजट में अगर कहूं तो इसमें कोई वो नहीं होगी। और अगर दिल्ली इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं तो दिल्ली इलेक्शन के लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि देश में सबसे ज़्यादा डायरेक्ट टैक्स जो कलेक्ट होता है वो महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में ही कलेक्ट होता है। मतलब इनकम टैक्स पे जो है वो वो दिल्ली से जो कलेक्शन है, उसके बाद हरियाणा भी टॉप 7-8 स्टेट्स में आता है।
लेकिन बिहार दिल्ली के बाद अभी जो कुछ, चलो वो तो छोटी मोटी चीजें हैं जो आप अपनी स्क्रीन पे दिखा रहे थे कि मोबाइल फोन सस्ते होंगे। मोबाइल फोन सस्ते कैसे होंगे? मोबाइल फोन की सिर्फ बैटरी में कुछ कंपोनेंट्स हैं उसको किया है। अगर देखा जाए तो जो फ्लैट पैनल्स हैं उसको बढ़ाया गया है, और फ्लैट पैनल आपके सारे टच स्क्रीन में, कंप्यूटर्स में, एलईडीज के अंदर सब में वो यूज होता है। तो आप पूरा उसका थोड़ा अध्ययन करें तो आपको पता चलेगा कि ये सस्ता क्या सच में हुआ है और क्या नहीं हुआ। टैक्स स्लैब में जरूर मैं कहूंगा उसमें कोई दो राय नहीं, और वो इसीलिए फोकस किया गया है सीधा सीधा दिल्ली इलेक्शन को देखते हुए। लेकिन अगर आप किसानों की बात करें तो किसान खाद उर्वरक सब्सिडी जो पिछले साल 1,19,000 करोड़ थी, उसे इस बारी घटा के 1,18,000 को 700-800 करोड़ किया गया। खाद सब्सिडी जो पिछले वर्ष 2,05,250 करोड़ थी, उसे भी घटाकर 2,03,420 करोड़ किया गया। उसके बाद जो बड़े उद्योग में पेट्रोलियम इस्तेमाल होता है, तो पेट्रोलियम की जो सब्सिडी है उसे जरूर सरकार ने जो है 11,925 करोड़ से बढ़ाकर 12,000 करोड़, 12,100 करोड़ किया गया है। बाकी रोजगार गारंटी के लिए जो बजट था वो पिछले साल अगर आप रोजगार की बात करें तो 86,000 करोड़ था, तो उसको इस बार जो है उसको इस बार बढ़ाया नहीं गया, एक पैसा भी उसमें बढ़ोतरी नहीं की गई। उसके बाद पीएम गरीब कल्याण योजना थी, वो 2,05,250 करोड़ था, उसे भी घटाकर 2,03,000 करोड़ कर दिया गया है। जो पिछला कृषि बजट था उसका अब मैं कुछ बताऊंगा पिछले साल से कि आपकी एलोकेशन क्या थी और सरकार ने क्या वो पूरा खर्चा या नहीं खर्चा। जो पिछला कृषि बजट था वो 1,51,851 करोड़ था, और उसमें से खर्च मात्र 1,40 किया आपने। लेकिन जो बड़े उद्योग हैं उसका बजट था 47,560 करोड़ के आसपास का, लेकिन उसको जरूर खर्च तो और बढ़ा के दिया, उसमें 56,000 करोड़ और 502 किया। शिक्षा की अगर आप बात करें तो शिक्षा पर 1,25,638 करोड़ तय किया गया था, जिसका मात्र जो खर्च हुआ वो भी पूरा नहीं किया, वो 1,14,000 करोड़ किया। उसके बाद अगर आप स्वास्थ्य पे आ जाएं, वो 89,287 करोड़ था, उसको वो भी पूरा नहीं खर्च किया इन्होंने हेल्थ के ऊपर। ग्रामीण विकास है ऐसे, वो भी पूरा खर्च नहीं किया, वो 265 था, वो 190 के आसपास किया। सामाजिक कल्याण का 56,000 था, वो 40,000 किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हर साल हम सुनते आते हैं कि जॉब क्रिएशंस के बारे में जो कोर इशू है वो आप ठीक है, अपनी आप इकोनॉमिक ग्रोथ को 6.5% के आसपास एम कर रहे हैं, लेकिन साल दर साल बहुत सी चीजें बजट में करी जाती हैं। हर रोज हमारी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है, लेकिन जॉब क्रिएशन के लिए धरातल पे प्रैक्टिकली क्या है, जो डेटा आते हैं हमारे पास, वो डेटा हमें क्या रिफ्लेक्ट करते हैं। अर्बन से लेके रूरल के अंदर आपकी अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है कि हरियाणा के अंदर तो ये आलम आ गया था, बच्चों को आप इजराइल भेज रहे थे। आपकी 2 लाख जो हैं, जो पक्की भर्तियां हैं, जो पिछले साल की सरकार की हम सुनते आ रहे हैं, वही आज तक वो मैनिफेस्टो में रिपीट किया आपने ऐसी बहुत सी चीजें करी है जो मतलब आपके मैनिफेस्टो से कहीं मेल ही नहीं खाती। आपकी बॉन्ड पॉलिसी, आपने इतना ज्यादा बच्चों ने विरोध किया, 40,000 की फीस आपने 50 लाख करी, इतने धरने हुए, उसके बाद वो 50 लाख से 40 लाख करी। आपका मैनिफेस्टो कहता है कि जो आपके जो बच्चे हैं, आप उन बच्चों को जो है वो इंजीनियरिंग में, गवर्नमेंट के और मेडिकल में आप पूरी की पूरी खुद आप उसको स्पॉन्सर करेंगे, सारी की सारी फीस। आप बताइए आप कैसे पॉसिबल है ये करेंगे आप? तो फिर वो विरोध किस बात का कर रहे थे? ठीक है सर। तो देखिए, ओबीसी के बच्चों के लिए खास कर ये मैनिफेस्टो में है ये पॉइंट। अब आते हैं किसानों के ऊपर। किसानों की आप बात बताइए, किसानों को आप एमएसपी क्यों नहीं उसका कानून बनाते? सिर्फ आप ये बताइए, क्या नासिर जी एमएसपी आपके लिए है या राजौन जी के लिए है? किसानों के लिए एमएसपी है। किसान कहता है, सरकार कहती है हम 24 फसलों पे दे रहे हैं, किसान कहता है आप गारंटी का कानून बना दीजिए, हमें यकीन नहीं आप पे। मतलब आप सबको उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम 24 फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं, किसान को छोड़कर। किसान के ऊपर इतना कर्ज है, मैं आपको बताऊं, इन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड का जिक्र किया, इन्होंने कहा 3 लाख से 5 लाख कर दी हमने। उसके ऊपर इतनी कंडीशन है कि अगर आपके पास आड़ती का कुछ बकाया है, किसी मिनी बैंक का बकाया है, कोई लिमिट का बकाया है, तो आप उस फैसिलिटी का वो नहीं ले सकते हैं, आप उसका जो है बेनिफिट नहीं ले सकते। अब ये सवाल राकेश जी, फिर गुरदीप जी आपके पास आता हूं। राकेश जी,
ठीक है, एक चीज नजर आ रही है, वो सबको आ रही है और उसका बार बार जिक्र हो रहा है। तो क्या ऐसा है कि एक चीज कर कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसका जिक्र ही नहीं हो, जिस पर फोकस किया जाना था, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात हो। ठीक है, थोड़ा बहुत बजट बढ़ा है, लेकिन जितना और बढ़ना चाहिए था, लोग ये भी कह रहे हैं कि वो ना काफी, उसका खर्च इतना नहीं हो पाता। चाहे वो शिक्षा की बात हो, किसानों का जो, अगर हम हरियाणा के पस मंजर में देखें या फिर अपने पूरे देश के हिसाब से देखें, तो किसानों पर हमेशा सबका फोकस रहता है कि आपने 3 लाख का जो क्रेडिट कार्ड था वो 5 लाख का कर दिया। लेकिन किसान ये भी कह रहे हैं कि भाई फायदा तो हमें तब होता है जब कर्ज के माफी की कोई बात होती है, एमएसपी की बात होती। अब वहां तो हमें टैक्स तो वो भी एक तरीके से कर्ज ही है, उस पर हमें ब्याज देना पड़ेगा, फिर उसका ब्याज माफ कर देते कि भाई आप जो 5 लाख रुपए का इस्तेमाल करेंगे उस पर आपको कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा, तो शायद होता किसानों को फायदा। डॉक्टर नासिर जी, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कैंसर सेंटर देने की बात सरकार ने की है, 10,000 MBBS की सीटें बढ़ाने की बात सरकार ने की है, और वही मैं उस पर आऊंगा, ये किसान क्रेडिट कार्ड की जो बात कर रहे थे। ये किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत भी भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने की थी, और किसानों के क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट बढ़ाई है, ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसी बजट में बढ़ाई है। और चाहे पंजेटा जी MSP की बात कर रहे थे, हरियाणा सरकार ने कहा है कि हम 24 फसलों पर, पहले हम 14 फसलें MSP पे लेते थे, अब 24 फसलें MSP पे लेंगे। और जो भी बात हमने अपने मैनिफेस्टो में की है, वो सारे वादे हरियाणा सरकार पूरा करने जा रही है और पूरे करेगी, और इसमें किसी प्रकार का राकेश जी, हमारे देश में इस वक्त एक बात जो अलग अलग पार्टी, सभी पार्टी की गारंटी, हमारी गारंटी, अपने संकल्प पत्र को, अपने घोषणा पत्र को सभी गारंटी कहते हैं, तो जो किसान बार बार ये गारंटी अपने MSP पर कह रहे हैं, तो ये क्यों मुश्किल लगता है? नहीं, मैं तो हरियाणा तो MSP पर फसलें खरीद रहा है, कानून बना दो। जो फसलें आई हरियाणा ने खरीदी है फसलें। आप मेरे को ये बताइए, जब किसान आंदोलन चल रहा था और राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, और उस समय में राजस्थान के किसान आकर के हरियाणा में बाजरा बेचते थे, हरियाणा में MSP पर बाजरा खरीदा जाता था। ये लोग 1100 में बाजरा खरीदते थे, हम 2500 में बाजरा खरीदते थे। परंतु क्या है कि अलग अलग मापदंड है, जहां सरकारें इनकी हैं वहां इनके लिए अलग कानून है, और जहां सरकार भारतीय जनता पार्टी के वहां इनके लिए अलग कानून है। ठीक है। अच्छा, एक बात और मैं सर, ये जो बात एक आ रही थी कि क्या इसमें बजट में सिर्फ बिहार का ही जिक्र क्यों? राकेश शर्मा जी, एक सवाल और पूछा जा रहा है, विपक्ष के सभी नेताओं ने कहा कि भाई जिक्र हुआ तो सिर्फ बिहार का हुआ, तब कांग्रेस निराश हुई है, और कांग्रेस निराशा के भाव से कभी बाहर निकल ही नहीं सकती, क्योंकि इनका जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो पूरी तरह से निराश है। चलिए ठीक है सर। इनकी जो, क्योंकि एक पूरी की पूरी पार्टी को एक परिवार के 2 लोगों ने, 3 लोगों ने उसके वसीभूत पार्टी का बट्टा बैठ गया, और यही हाल हरियाणा में हुआ। हरियाणा में भी कांग्रेस परिवारवाद की बलि चढ़ गई, और दे दीजिए सर, योगेश जी जवाब आप दे रहे थे बहुत संक्षेप में, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हरियाणा की सेवा कर रही थी, उसकी वजह से हम तीसरी बार बन करके आए। ठीक है सर। और वही परिवारवाद का दंश पूरे देश में कांग्रेस झेल रही है। तो वो जो निराशा है, ये ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं योगेश जी की कांग्रेस निराश है, कांग्रेस हताश है। जब जब देश में अच्छा होगा कांग्रेस ऐसे निराश रहेगी, हताश रहेगी। इनको बजट से कोई मतलब नहीं है, इनके अंदर जो अंदरूनी निराशा है वो वक्त वक्त पर निकालते रहते हैं किसी न किसी बहाने से। बस इनको मौका चाहिए, फिर अपनी निराशा व्यक्त कर देंगे। अब उस पार्टी के परिवार से राष्ट्रपति जी, माननीय राष्ट्रपति जी, देश की प्रथम नागरिक तक का, मैं सवाल ले लेता हूं कि योगेश जी, कांग्रेस को हर चीज निराशाजनक इसलिए लगती है कि कांग्रेस खुद हताश और निराश है। बीजेपी के प्रवक्ता क्या है? देश की प्रथम महिला है, आपको अच्छा बजट भी खराब लगेगा, उसका अपमान करने में इनकी जवान लड़खड़ाई नहीं। ठीक है राकेश जी, बड़ी शर्म की बात योगेश जी। तो कांग्रेस पूरी तरह निराशा में है, इनका नेतृत्व निराश है। ठीक है, सुन लीजिए राकेश। हाँ योगेश जी, देखिए, एक बात को ये कितनी देर तक रिपीट कर सकते हैं, मैं वही सुन रहा था। अब देखिए, इनका कभी भी आप इनके प्रवक्ता या इनके नेताओं की बात को सुन लीजिए, ये कभी भी भाजपा की नीति नहीं बोलेंगे, मोदी की नीति, मोदी की। इन्हें आज आप बताइए, मोदी जी का जो 400 पार के नारे की जो हवा निकली, वो इस बजट में साफ मोदी जी कांग्रेस के है क्या? मोदी जी भाजपा के नहीं है क्या? आप भी बोलना करो ना, क्योंकि आपका जो ब्रांड है वो फेल है। अच्छे प्रवक्ता में गांधी परिवार फेल हो चुका देश में, कांग्रेस को नकार दिया। शर्मा जी, आपकी रिपोर्ट जारी है,
मैं ठीक है, आपकी रिपोर्ट चैनल के माध्यम से आपकी रिपोर्ट जारी है, परंतु आप में सुनने की क्षमता होनी चाहिए। और मैं आपको बता देता हूं, मेरे में हरियाणा सुनने की की खूब क्षमता सरकार है, को योगेश जी। जैसे आप समझ रहे हो, इस तरह से ये सरकार नहीं चल रही। इस सरकार को तो सुपर सीएम चला रहे हैं। अब मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। जब से 400 पार के योगेश नारे की जी, हवा जिस निकली देश है, के अंदर रिमोट कंट्रोल से सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को चलाया हो, आप लोग जो तो आप कितने- लोगों पर बीती हुई है ना, पूरा देश जानता है नहीं, किस प्रकार से ये सुपर पीएम बनकर ठीक है। सोनिया गांधी ने रिमोट क्या कंट्रोल से चलाया अरे, और जमीन से लेकर आसमान तक के घोटाले कांग्रेस ने किए। आप लोगों को तेरा वही समय चीजें क्या- आपको याद आ जाती है रह रहकर, और उसी का तेरा परिणाम है समय कि वैसे ही आप सामने वाले पे लगाने लग जाते हो। सर एक मिनट, एक एक करके कीजिए, जल्दी से। क्योंकि नहीं, कुरैशी जी ये बताइए लोग ना, क्या आज 10 वर्ष तक इस देश में जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, डॉक्टर साहब को इन्होंने कभी जाए काम बजट करने में दिया इनकी क्या? बिहार सब के कुछ लिए तो इनके हाथ में विशेष रिमोट पैकेज कंट्रोल था, की- उससे सरकार चलती थी। आपका 36 इंच का सीना अब वही साफ चीज दिखाई इनके दे दिलो रहा है, दिमाग में डर और बसी हुई भय। है, तो वही चीजें हरियाणा के चलिए लिए सर बोल एक रहे मिनट, हैं लोग। मैं गुरदीप जी, ठीक है सर, गुरदीप जी, सर आप भी कुछ कहना चाह रहे थे कि 12 लाख का जिक्र होता रहा, इसके अलावा और क्या कुछ अच्छा लगा सर बजट में, और कहां पर आपको लगा कि ये भी होना चाहिए था, ये रह गया? देखो, अच्छाइयां तो कई चीजों, मैं तो टैक्स के ऊपर ही बात करी थी, अब मैं थोड़ा सा अनटच्ड पहलू जो उनसे है मैं उनको छूना चाहूंगा। जी। कृषि के ऊपर भी मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। ठीक है। कि अभी भी हमारे देश में 58% जो सा कृषि है वो नेचुरल रिसोर्सेज पे है, रेन के ऊपर है। उसके लिए ऑल्टरनेट कोई ज्यादा व्यवस्था नहीं करी गई है, पहले भी और अभी भी। ठीक। और एक चीज मैं और बोलूं, जिसको टर्म्स ऑफ ट्रेड कहते हैं, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड एग्रीकल्चर के बेस लिए मैं कहूं तो वो नेगेटिव है। वो नेगेटिव कैसे कि जैसे हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में होते हैं, इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि इनपुट कॉस्ट बढ़ती है तो हमारा ग्रॉस प्रोड्यूस का जो सेल प्राइस है वो बढ़ जाता है। लेकिन एग्रीकल्चर के बारे में ऐसा नहीं है। एग्रीकल्चर में जैसे इनपुट प्राइस बढ़ते हैं, बीज हुआ, पेस्टिसाइड्स हुए, खाद हुए, लेकिन जब किसान उसको बेचने जाता है तो उसको उसका सेलिंग प्राइस नहीं मिलता। एक अभी स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट भी पेंडिंग पड़ी है, C2+ का जो सा फॉर्मूला उसका कुछ नहीं है। और बेनिफिट्स की मैं बात करूं तो जैसे अगर इंडस्ट्रियल लोन्स हैं, अगर 2022-23 तक की बात करें तो 2,08,000 करोड़ का इंडस्ट्रियल लोन वेवर्स हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से कॉर्पोरेट्स के, और टैक्स वेवर भी तकरीबन 1,09,00,000 के करीब हुई है। तो किसानों को सुनना, किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी देना एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसको जरूर सुनना चाहिए। अब मैं आता हूं दूसरी चीजें, बेनिफिट्स के साथ साथ मैं कहता हूं जो कई चीजें अनटच्ड रहेगी। अनटच्ड जैसे रहेगी कि रियल एस्टेट को डायरेक्ट बेनिफिट तो कोई नहीं मिला, डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिला, लेकिन चलो 2 घर थे तो एक का हम पहले एक का ही बेनिफिट मिलता था कि नील इनकम दिखाए थे, तो अब दूसरे को भी जोड़ लिया जाएगा। अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम का जो 45 लाख का वो था वो अभी तक वहीं पे खड़ा है। अब 45 लाख में वो 45 लाख का तो आजकल कहीं पे भी कोई छोटा सा फ्लैट भी नहीं आता, उस चीज को टेस्ट नहीं किया गया। हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर्स में अगर हम कहें कि मेडिक्लेम्स वगैरह है, मेडिक्लेम का आप दर डे बाय डे देखें तो वो प्रीमियम बढ़ता जा रहा है, उसके ऊपर कैप नहीं लगाई। अब मैं एक और चीज पे आता हूं कि जैसे रजत जी ने कहा, मेरे माइंड में वो चीज थी कि रिक्रूटमेंट एक तो है कि जो 12 लाख कमा रहा है, ठीक है, उसको तो बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन जो कमा नहीं रहा उसके लिए क्या बेनिफिट है? देखो, ई श्रम पोर्टल है, ई श्रम पोर्टल में भी 30 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन की हुई है, लेकिन उसमें एवरेज इनकम जो है 94% की जो है 10 और 12,000 के करीब है। हमारे यहां पर जो पॉवर्टी का या इनकम क्राइटेरिया है, रूरल एरिया में 33 रुपए पर डे के हिसाब से है और अर्बन एरिया में 45 रुपए। यानी आप 1200 रुपए महीने का कमा रहे हैं, रूरल एरिया में है तो आप पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, और अर्बन एरिया में है तो 50,000 के हिसाब से 1500 के ऊपर। इसका उठाने का कोई मुद्दा नहीं है। पॉवर्टी लाइन से ऊपर बाहर आ गए वो कंसर्न जरूर है, लेकिन वो ये जो पॉवर्टी लाइन की जो डेफिनेशन है इसको भी कहीं ना कहीं जिस भी मोड में चेंज किया जाए। और दूसरा मैं कहूंगा कि जो इनकम डिस्पैरिटीज है, इनकम डिस्पैरिटीज को बराबर करने की या उसको कहीं लाने की, उसके ऊपर इस बजट में मेरे को कोई फोकस ज्यादा नहीं दिख रहा। और कंसंट्रेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जो सी है 5-7 स्टेट्स में है, अगर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो महाराष्ट्र, कर्नाटका,
बेंगलुरु, गुजरात, इनमें आ रहा है। मतलब 50% जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं इन स्टेट्स में हैं, इनको दूसरी स्टेट्स में या दूसरी स्टेट्स को इंसेंटिव्स देके उनको भी डेवलप किया जाए, उसके लिए क्या किया जा सकता है। और रिडक्शन इन ड्यूटी जो सी थी, कई बेनिफिट्स हैं जो मिडिल लेवल को नहीं मिल पाते डिस्पाइट द फैक्ट कि गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए। जैसे गोल्ड के प्राइसेस थे लास्ट ईयर 15% से 6% पे ड्यूटी आ गई थी, लेकिन अगर मार्केट में देखें तो गोल्ड का रेट जो है 23% बढ़ गया। मतलब अल्टीमेटली बेनिफिट एक सैलरी क्लास को छोड़ दें तो बेनिफिट कहां जा रहा है और किसको मिल रहा है। और तीसरी मैं बात कहूंगा कि जो एक विकसित भारत की बात करते हैं 2047 में, ठीक है, उसका जब ये फर्स्ट टर्म थी उस समय मुद्दा रखा गया था कि भाई कैपेक्स कॉस्ट में इंक्रीज किया जाएगा। कुछ शुरुआती सालों में कैपेक्स कॉस्ट को कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंक्रीज किया जाएगा जिससे कि ग्रोथ फैक्टर बढ़ेगा। अब 2022 के बाद देखें तो जीडीपी का रेट जो सा था 9% से आते जीडीपी टू उससे आते 6% के करीब आ गया। तो इससे वो अचीव कैसे होगा? एक पॉइंट जो अभी कुछ देर पहले जादौन साहब ने उठा दिया था कि 8वां वेतन आयोग जब लागू हो जाएगा उसके हिसाब से जब बेनिफिट्स मिलेंगे, सैलरीज मिलेंगी, तो जो एक नौकरी पेशा जिसका बताया जा रहा है कि जो 12 लाख तक का टैक्स नहीं है तो जो उनको फायदा मिल रहा है, तो वहां पर वो भी कमी आ जाएगी। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, देखो, जो वेतन आयोग की चीजें मिलेंगी वो तो अलग चीजें हैं। इनकम टैक्स की कैलकुलेशन उससे नहीं होती। इनकम कैलकुलेशन तो आपके सैलरी शीट के बेस पे होती है। जो सैलरी शीट पे चीजें आ रही हैं उसके बेस पे। ठीक है। रजत पंजेटा जी, आपने कहा कि चुनाव को लेकर क्या इस बजट से मोदी सरकार ने, वित्त मंत्री ने जो मध्यम वर्ग को लेकर या और वर्गों को लेकर जो सवाल विपक्षों की तरफ से उठाए जा रहे थे, विपक्षी दलों की तरफ से, उनको खामोश कर दिया है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि सवालों को देखिए कुछ चीजें जो रहती हैं अक्सर बजट में वो हमेशा होती है। कल को आपकी सरकार हुई मान लीजिए और विपक्ष से पूछा जाएगा कैसा रहा, तो वो भी कहेंगे कि जी बजट तो खराब है, निराशाजनक है, जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई। देखिए नासिर जी, सीधा सीधा मैं कहता हूं कि मैंने शुरुआत में भी कहा था कि दिल्ली के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये बजट तैयार किया गया है। अच्छा। और क्योंकि मैंने आपको सीधा बताया कि जो देश में महाराष्ट्र के बाद जो है वो दिल्ली का ही नंबर आता है डायरेक्ट टैक्स के अंदर, और स्टेट वाइज भी मैं आपको पूरा डेटा दे दूंगा उसके अंदर। लेकिन क्या पूरे देश में जो दिल्ली से बाहर या कोई किसान है या और जो गरीब तबका है या जो अनएम्प्लॉयड सेक्टर है जो, उसकी अगर बात की जाए तो, लेकिन और इसके अलावा भी जो पीछे आपको पता है जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जो संशोधन हुआ था जिससे बहुत जो है वो सीधा सीधा इफेक्ट कर रहा है, वो हर एक को इफेक्ट कर रहा है, उसमें चाहे आप मिडिल क्लास कह लीजिए, अपर मिडिल क्लास कह लीजिए। और ये सारे के सारे इश्यूज, चाहे वो अभी अफोर्डेबल हाउसिंग वाली बात है, तो आज 2014 से बाद जब से भाजपा की सरकार आई है, मुझे नहीं लगता एक आम आदमी कभी ये सोच भी सकता है कि वो घर मेरे रीच में है। आप चंडीगढ़ रहते हैं, गुड़गांव की मैं बात नहीं करूंगा, आप ट्राई सिटी की बात कर लीजिए, कोई आदमी सोच भी नहीं सकता कि वो आज के दिन में अपना एक घर बना सकता है। फ्लैट लेना ही बड़ा मुश्किल हो गया है। क्या कभी प्रॉपर्टी के इतनी ज्यादा हालत हुई थी? क्या कभी सोचा था कि कमर्शियल तो चलो ठीक है, रेजिडेंशियल भी ऑक्शन हो रहे हैं? क्या जनहित में है ये कि आप रेजिडेंशियल सिर्फ रेवेन्यू करने के लिए आप डिप्राइव कर रहे हैं उनको? और देखिए, अगर हरियाणा के संदर्भ में बात करें तो हरियाणा को अगर सीधा सीधा अगर अभी दिसंबर की बात करूं तो 4.25 लाख और बीपीएल कार्ड धारक आपने जोड़ लिए। कुल आबादी आपकी 2 करोड़ 80 लाख है, उसमें से आपके 2 करोड़ 11 लाख जो हैं वो आपके बीपीएल कार्ड धारक है, बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो अब आप ये देखिए कि जो सारा का सारा इसका लब्बो लुभाव है कि अगर आप बजट को देखते हैं, ठीक है, ये जो अब नए टैक्स स्लैब हैं ये 1 अप्रैल से लागू होंगे, मतलब आपके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का ये बजट है, नेक्स्ट उससे ये लागू होंगे। और अभी फिलहाल तो चलो जो है टैक्स स्लैब है, और कितने हैं वो बताया है अभी हमारे सीए साहब ने कि कितने लोग जो हैं वो ईमानदारी से टैक्स भरते हैं। लेकिन ये अभी जो मेन अभी इन्होंने एक इशू छेड़ा है स्वामीनाथन आयोग का किसानों को लेकर,
देखिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको चलो एक हफ्ते बाद आप इस नया वो बिल भी लेके आएंगे इनकम टैक्स का, चीजें कुछ सरल करेंगे, कुछ जीएसटी में चेंजेस वगैरह करेंगे, जो भी करेंगे, लेकिन किसानों के लिए अगर आप एमएसपी को, यही सिर्फ आपने कहना है कि जो आप लाइन बोलते हैं, मैं भी आपकी लाइन दोबारा आपके साथ ही बोलता हूं कि हम 24 फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं, ये अब कानूनी गारंटी हो गई, इससे नीचे कोई फसल खरीद नहीं होगी। रजत जी, अगर 24 फसलों पर एमएसपी की गारंटी मिल जाती है तो उसका बेनिफिट सीधे हर वर्ग को मिलने वाला है, ये भी बात सही है। बिल्कुल मिलेगा, कोई भी ऐसा चाहे अमीर हो गरीब हो सबको मिल रहा है। किसी की इनपुट कॉस्ट बढ़ती है मैन्युफैक्चरर की, आप मुझे ये बताइए, आए दिन हर चीज के दाम, आपको ब्रेड की भी अगर आप उदाहरण ले ले, कोरोना काल में सबने ब्रेड खरीदी है, आपको भी पता, आपने 25-30 की खरीदी, आज 50-55 रुपए 60 रुपए में खरीद रहे हो आपने एक 2014 से पहले एक 2 व्हीलर लिया 50,000 रुपए का, आज वो 1,16,000 का है। आपने एक महंगी गाड़ी भी ली, वो भी 27 लाख की गाड़ी आज 7 लाख की है। मतलब टैक्सेस इतने डबल हो गए देश के अंदर। आज कर्ज कितना है, आज हरियाणा पे नहीं पूरे देश के ऊपर कर्ज कितना है, ये 2,05,000 करोड़ के आप ये अलग है, स्टेट्स का अलग है, ठीक है। तो ये किसकी जेब से निकलेगा, ये आपकी। देखिए अगर आप छोटा सा है कि चलो आपने टैक्स स्लैब में चेंजेस कर दिए, आप एंटरटेनमेन के लिए परिवार को, चलो आज को फिल्म दिखा के लेके आते हैं, पूरे परिवार के फिल्म के पैसे इतने नहीं है जितने निर्मला सीतारमन जी के 18% टैक्स लगाने के बाद 1,000 से ऊपर का पॉपकॉर्न आता है। बताइए, कमाल की बात है। मतलब आप खाना खाने जाइए, आपका मोबाइल का बिल है, आपका बिजली का बिल है, कोई राहत है आपको, आपका केबल का, कहीं हर चीज तो बढ़ रही है, वो आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं दिख रहे आपके, जो आपकी जेब घुमा के काटी जा रही है वो नहीं दिख रही आपको। ये जादव साहब ने भी उठाया था। जादव जी, मैं आपके पास आऊंगा, जो इनडायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है राकेश शर्मा जी, और वो हम सबकी जेब से जा रहा है। और मिसाल दी जाती है कि एक माचिस की डिब्बी खरीदने से लेकर कार खरीदने तक, वहां पर हमें इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ रहा है। हम रोड पर चले तब भी टैक्स दे रहे हैं, हम सुबह नहा रहे तब भी हम टैक्स देकर नहा रहे हैं, हम रात में सोते वक्त जा रहे हैं तो तब भी हम टैक्स, तो गिरा हुआ है यार इंसान। तो वहां पर भी कटौतियां होनी चाहिए थी। मान लीजिए रेस्टोरेंट की खाने की बात करती कि कहीं किसी फैमिली, अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ चले गए, तो आपके सामने वो टैक्स नजर आया था आपके बिल पर। राकेश जी। नासिर जी, जैसे मैं टूरिस्ट रहा था और बजट में जो भी पॉजिटिव चीज, जो भी बढ़िया, जो भी देश के विकास को ध्यान में रखकर 2040 के बीच भारत को लेकर जो दिया है, बजट जो स्लैब बढ़ाई है, उन सब चीजों को छोड़कर ये लोग बातों का विचार, अब ये रोजगार की बात कर रहे थे क्या देश में के बाद जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ, देश में रोडों का जाल बिछा है, देश में इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर काम हुआ है, क्या रोजगार का सृजन नहीं, क्या लोगों की पेइंग कैपेसिटी नहीं बढ़ी गई? जब रोजगार का सृजन हुआ है, जब उनकी जेब में पैसा है, उनकी पेइंग कैपेसिटी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? फर्क क्या है? तरफ इन्होंने आगे दिल्ली इलेक्शन, आप मत जोड़िए, आप लोग व्यक्तिगत रूप से निराश, पार्टी के आधार पर निराश हैं, तो आप तो निराशा का माहौल देश में लाने की हो सकता है आपकी पार्टी का मैं आप सर बस इस पर कमेंट में आपसे चाहता हूं कि विपक्ष व्यक्तिगत रूप से निराश है, इसलिए उसको निराशाजनक ये बजट लग रहा है, वरना देश के हिसाब से ये बजट बहुत बेहतर है। ये सवाल नासिर जी आप मेरे से हाँ, मैं आपसे बस एक दो लाइन में आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ, एक दो लाइन में आप क्या रजत जी? हाँ, आपसे पूछ रहा हूँ मैं। देखिए जी, अगर आप पूरे देश की एक जो यूथ में सुसाइड की अगर एवरेज देखें आप, तो वो लगभग 10.25-10.5% है, और हरियाणा की उससे भी जो है वो 2.5% ज्यादा है यूथ की। तो आप क्या उस यूथ की सुसाइड रेट को आप सिर्फ इनकम इकोनॉमिकल उससे देख रहे हैं? आप देखिए कितने निराश और हताश होता है एक व्यक्ति अगर कोई अपनी जान लेना चाहे। मैं इसके सख्त खिलाफ हूं, पहले तो मैं कह दूं, ये जिंदगी बार बार नहीं मिलती है, लेकिन आपको पढ़े लिखे बेरोजगार होना और एक होता है जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो तो चलो वो फिर अपना कहीं ना कहीं
कोई रेडी रूडी लगा लेगा, लेकिन जो आपका पढ़ा लिखा यूथ है वो बेचारा, उसको एम्प्लॉयमेंट की आप सीधा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर क्वेश्चन है, वो हर साल हम करते हैं। ठीक है सर। इनके बजट के अंदर हम स्किल डेवलपमेंट पे ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनका उसमें प्रैक्टिकलिटी कुछ है नहीं ग्राउंड रिपोर्ट ग्राउंड पे। आप इजराइल क्यों भेज रहे हैं? चलो एक गवर्नमेंट की स्कीम है, मैं सारी बातें छोड़ता हूं, आपने मुझसे सीधा प्रश्न किया, मैं सीधे प्रश्न का सीधा उत्तर देता हूं। अगर इतना ही रोजगार है, आप अपने हरियाणा के बच्चों को इजराइल क्यों भेज रहे हैं? आपने अग्निवीर के अंदर आपने घोषणा पत्र से तो कम से कम वो अभी जब आपने मैं खत्म कर रहा हूं, एक लाइन की बात है, घोषणा पत्र में लिखते हैं कि हरियाणा के हर एक अग्निवीर को गवर्नमेंट जॉब देंगे, और अभी मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं कि हमने 15% आरक्षण कर दिया उसका। एक तरफ आप कह रहे हो सभी को देंगे हरियाणा के वासियों को, एक तरफ आप कह रहे हो हमने 15% कर दिया। ये कोई आपस में बोलना और करना, कथनी और करनी में क्या 500 में सिलेंडर दे रहे हो? क्या 2100 रुपए के अंदर आप दे रहे हो? क्या आपने जो गर्ल जो स्टूडेंट है उनको आपने स्कूटर दिया? अपना आपने एक योजना शुरू करी थी, उसके अंदर क्या आपने ओबीसी के सभी बच्चों को आपने एक बहुत अच्छा फीस स्पॉन्सरशिप दे रहे हो? दिया। मैं इससे जुड़ा हुआ, इससे जोड़कर सवाल जालौन साहब कि जब ये घोषणा पत्र आते हैं तो इतनी बिजली यूनिट फ्री देंगे, 500 रुपए का सिलेंडर देंगे जो 1000 का मिल रहा है, ठीक है, 21 रुपए 2500 रुपए खाते में दे देंगे। जब इस तरफ इतना ध्यान दिया जाता है तो फिर तो ऐसा लगता है कि जो टैक्सेस हमसे अलग अलग चीजों पर लिए जा रहे हैं वो बहुत आराम से खत्म भी किए जा सकते हैं, फिर बहुत कम भी किए जा सकते हैं, छोटी छोटी चीजों पर जो हमारी जेब से रोज रोज थोड़ा थोड़ा निकल कर जाता है। नहीं देखिए, ये तो है ही कि चुनाव में बहुत लोग, और एक चीज और जो कही राकेश शर्मा जी ने कि जब इतने काम हो रहे हैं, निर्माण के काम हो रहे हैं, तो उससे रोजगार का सृजन भी तो हो रहा है। नहीं देखिए, चलिए रोजगार का सृजन तो गतिविधियां होंगी तो निश्चित तौर पर होगा, लेकिन जितनी जरूरत है क्या हम उन चुनौती को पूरा कर पा रहे हैं? ऐसा नहीं हो रहा है। क्या कोई सैचुरेशन पॉइंट आ गया है कि अब जो है कंपनियों ने वैकेंसी निकाल दी और कोई अप्लाई करने वाला नहीं है, या सरकार ने वैकेंसी निकाल दी, अप्लाई करने वाला नहीं है? उदाहरण तो ये, चलिए एक पहलू ये भी है कि पीएचडी वाले पीओन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और कोई पोस्ट ग्रेजुएट है वो अप्लाई कर रहे हैं। तो इसका एक पहलू तो ये है कि एजुकेशन का लेवल देश में बढ़ रहा है। अब सवाल है कि अगर सब लोग पीएचडी कर लेंगे और पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएंगे और सरकार के पास उतनी नौकरियां नहीं है तो वो सबको दे भी कैसे देगी? फिर मान लो पीओन के लिए तो कोई अप्लाई करता है तो उसमें क्या है? इसका मतलब शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि रोजगार आप दीजिए, क्योंकि सरकार ने कोई इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल परिवर्तन नहीं किया है। जो अंग्रेजों के टाइम कारखाने के कारण जो छोटे उद्योग धंधे हाथ के काम बंद हुए ना, जो कारखानों में बड़े लेवल पर उत्पादन होने लगा, मशीन से कपड़ा बनने लग गया, जो हाथ से बुनाई होती थी, हथकरघे थे, वो बंद हो गए। कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में यह मुद्दा उठाया था। मैं इतिहास को भी इसमें कोट कर सकता हूं कि किसान 4 महीने फुर्सत में बैठा रहता है, बेकार बैठा रहता है, क्योंकि अंग्रेजों ने वहां से कारखाने ले आए या कारखानों का बना हुआ माल ले आए। देखिए, तभी गांधी जी ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी जी। अब उस समय जो पैटर्न डेवलप हुआ था इकोनॉमी का, आज भी वही चला आ रहा है। कारखानों से उत्पादन और सरकारी नौकरियां, रोजगार के और साधन क्या है? आप स्टार्टअप लाए हो तो स्टार्टअप तो एकदम जो है, स्टार्टअप के लिए भी तो ये है ना कि जो माल बन के तैयार होगा स्टार्टअप में, उसके खरीदने वाला कौन होगा? इकोनॉमी का साइकिल इतना बिगड़ा हुआ है कि आम आदमी के पास पैसा नहीं है, वो खरीदे कैसे? और जब वो खरीदेगा नहीं तो कारखाने कैसे चलेंगे? और जब कारखाने नहीं चलेंगे तो रोजगार कैसे मिलेगा? आप तो कौशल विकास की बात कर रहे हैं। तो समस्याएं आपके बहुत विसंगतियों से भरी हुई है। जो भी आपकी अर्थव्यवस्था है उसमें बड़े अंतर्विरोध हैं, उनको ठीक करने की जरूरत है। तो ये है कि अब आप रोजगार दो तो या तो सरकार में क्रिएट करो, आप तो पद समाप्त कर रहे हैं। आपने अनुबंध पर नौकरियां देना शुरू कर दी ताकि पेंशन नहीं देनी पड़े, ओपीएस और एनपीएस का चक्कर ही खत्म हो जाए, वेतन भत्ते भी एक फिक्स अमाउंट पर आप नौकरी दे रहे हैं। उसमें भी यह है कि कई जगह इतना टेम्परेरी है वो जॉब कि कोई जिम्मेदारी नहीं, फाइल किसके पास थी पता चला दूसरे दिन किसी और के पास पहुंच गई। आम आदमी जिसको सरकारी दफ्तर में कामकाज है वो परेशान है। तो कुछ आप चेंज लाइए इस बजट में। बहुत ज्यादा कोई एक जो मध्यम वर्ग की जो इन्होंने टैक्स छूट देने के अलावा कोई विशेष बात नहीं है। क्यों नहीं है कि ये 48,20,000 करोड़ से बढ़कर 50 लाख और समथिंग करोड़ हो गया है। तो ये इसमें कितना सा है? 2 लाख करोड़ का, 2.5 लाख करोड़ का जो है उसमें विस्तार है, जो बढ़ोतरी है वो सब विभागों में थोड़ी थोड़ी बढ़ गई। तो एक्स्ट्रा क्या है? यह है कि अब वो इन्होंने ये ध्यान दिया है, धन धान्य योजना लेके आए, इन्होंने ये आइडेंटिफाई किया है कि 100 जिलों में
देश के 100 जिलों में कृषि उत्पादन बहुत कम है, ठीक है सर, वहां बढ़ाने का काम है। ठीक है तो यह है, अब देखना है। गुरदीप जी आखिरी प्रतिक्रिया सर, कुछ सेकंड्स में। मैं उसी चीज पे आऊंगा दोबारा से, जो क्या मजबूरी रही होगी सरकार की, जो हम एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट सोचते हैं। अब हर चीज की तुलना जीडीपी से की जाती है ना। एक तरफ तो हमारा कंजम्पशन लेवल डाउन हो रहा था कि भाई बाइंग नहीं हो रही, कंज्यूमर परचेज नहीं कर रहे हैं नॉर्मल जो से परचेज। दूसरी तरफ जो है कि 2021-22 के बाद जो सेविंग्स थी, जीडीपी की जो 32% सेविंग थी, अब वो आके इस समय तक 9% की रह गई है। तो गवर्नमेंट के पास विकल्प भी नहीं रह जाता कि भाई अब ना तो आम पर्सन के पास सेविंग्स है, ठीक, ना ही उसके पास पैसे खर्चने के लिए। तो उसके लिए एक उसके हाथ में पैसा लाना जरूरी था। उसके बाद फिर वही बात है कि 1 लाख करोड़ आएगा हाथ में, उसके बाद अगर वो सेविंग करता है या किसी चीज में जाता है, अगर कोई बाइंग करता है, तो नॉर्मल 18,000 करोड़ रुपया तो फिर दोबारा गवर्नमेंट के हाथ में आता है। दूसरा मैं एक बात कहूंगा कि अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में इन्वेस्टमेंट जो पिछला बजट था उसको एस्टिमेट्स के हिसाब से थोड़ा सा कम हो गया, इस बार ही रखा गया है। पिछले के रेशो वही है। अगर हम वही 2047 वाली बात करते हैं, हमने कॉर्पोरेट टैक्स नहीं बढ़ाए, हमने इनकम टैक्स में बेनिफिट दे दिए, तो ये जो सा गैप है, गैप फिर ये बोरिंग से आएगा। जैसा कि रजत ने बताया कि ऑलरेडी हमारी 215 लाख करोड़ की बोरिंग्स है। डेट टू जीडीपी से डेट की रेशियो हमारी 81% से ऑलरेडी ऊपर जा चुकी है। तो ये एक चिंता का विषय रहेगा कि ये कवर कैसे होगा। मेरे को लगता है अगर टैक्सेस नहीं होंगे, लुभावन करेंगे, तो बोरिंग से होगा और उसका फिर ग्रोथ। क्योंकि अब वक्त की और इजाजत नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर बात यही है कि बहुत से फायदे भी होंगे, तो लेकिन और जो फायदे होने चाहिए थे उस पर भी बेहतर नजर रहती तो और ज्यादा बेहतर होता। लेकिन इस बजट को चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है, और जो 12 लाख रुपए की इनकम को टैक्स फ्री करने की कोशिश की गई, वो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रही। लेकिन क्या उसके पीछे बहुत सी चीजें छिप गई हैं, ये इस पर धीरे धीरे और भी बातें निकलकर सामने आती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। योगेश सहग जी, राकेश शर्मा जी, गुरदीप सिंह जी, राजन जादौन जी, रजत पंजेटा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और बजट को लेकर विश्लेषण लगातार हो रहे हैं और अभी कुछ दिन तक होते रहेंगे, लेकिन सीधी सीधी बात यही है कि जनता तक फायदा पहुंचे और जनता के लिए बेहतरी सरकारें लेकर आए, इस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस होना चाहिए। अब ये बजट कितना फायदेमंद रहने वाला है और कितनी राहतें आने वाले वक्त में इससे मिलने वाली हैं, ये कुछ दिन बाद पता चलना शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। एक छोटी